प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार में। आप सभी लोग यहां देख रहे हो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। कहते हो ना गुरुजी ऑब्जेक्टिव मेरा बहुत तैयार हो गया है, सब्जेक्टिव में कुछ ऐसा कुछ तरकीब बताया जाए, कुछ ऐसा प्लानिंग किया जाए जिससे मेरे पूरे के पूरे नंबर कितने, पूरे के पूरे नंबर भाई 33 नंबर कंप्लीट हो जाए। क्या 33 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा, इस बात को ध्यान देना, 33 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। और आप सभी को मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों 33, देखिए सब्जेक्टिव तो रहेगा 50 नंबर का, लेकिन आपको यहां पे मैं बताना चाहूं तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये जो मेरे प्यारे बच्चों 33 नंबर का है, 33 नंबर में क्या क्या रहता है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आप सभी के टोटल मिलते हैं, कितने टोटल मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 10 क्वेश्चन, क्या जिसमें से करना रहेगा 5 और एक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का, 10 तो ये हो गया, 10 नंबर हो गया, ठीक है ना। और लॉन्ग क्वेश्चन जो रहता है मेरे प्यारे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन वो रहेगा 6 क्वेश्चन, जिसमें से करना सिर्फ रहेगा 3, एक 5 नंबर का रहेगा, टोटल हो जाएगा कितना 15 नंबर। और मेरे प्यारे बच्चों आप जानते होंगे साप्रसंग व्याख्या, क्या साप्रसंग व्याख्या की अगर बात किया जाए तो ये 2 रहता है, इसमें करना सिर्फ 1 रहेगा और ये रहेगा सॉरी ये 4 प्रश्न रहता है। साप्रसंग व्याख्या करना 2 रहेगा, एक 4 नंबर का रहेगा, टोटल कितना हो जाएगा 8। तो ये जो हो जाएगा ना, यही 33 नंबर का आपका ये प्रश्न हो जाएगा। अब 17 नंबर का क्या रहेगा गुरुजी, 17 नंबर में देखिएगा जैसे हो गया आवेदन पत्र जो रहेगा, आप सभी का पत्र लेखन जो कहते हो, ये अगर बात किया जाए तो आपका जो है 2 मिलेगा, 2 मिलता है, जिसमें सिर्फ एक करना है 5 नंबर का, ठीक है, कितना हो गया 5 नंबर हो गया। इसी तरीके से निबंध हो गया, निबंध आप बोलोगे गुरुजी कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, जिसमें करना सिर्फ एक रहेगा 8 नंबर का, तो ये कितना हो गया 8 नंबर का। और संक्षेपण की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ये बात याद रखिएगा, 2 मिलेगा, जिसमें से एक का जवाब देना रहेगा, 4 नंबर का रहेगा, टोटल 4, तो 8 4 12 5 17, 17 नंबर का ये रहेगा। तो 33 और 17 को जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना। तो इसलिए मैं 17 को अलग किया हूं, क्योंकि इस क्लास में इन 17 की चर्चा नहीं की जाएगी। इस क्लास में इसको मैं अलग से क्लास में आप सभी को बता दूंगा, हालांकि बताया हूं, आप सब लोग देख सकते हो, ठीक है ना। आप सब लोग जाके स्क्रॉल करके आप देख सकते हो, निबंध लेखन, पत्र लेखन, संक्षेपण सब कुछ बता रखा हूं। बिहार के चैनल पे अगर देखोगे अपने पीडब्ल्यू परिवार में तो ट्रेंडिंग में सारी क्लासेस मेरी चल रही हैं, ट्रेंडिंग में सारी वीडियो चल रही है, बिहार का हर बच्चा वहां से देख रहा है, तो आप भी देख सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आइए हम सब लोग देखते हैं गुरुजी प्रश्नोत्तर जो ऐसा बता दीजिए जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट आज बता दीजिए, जिससे हम सब लोग कम टाइम में पूरा का पूरा तैयार कर लें। देखिए भाई सबसे पहला प्रश्न आप सबके सामने मैं ये ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा, इसको मैं आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा, ध्यान समझना। जैसे भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थी, अपेक्षाएं हैं, 2024 का ये प्रश्न है, 2024 का ये प्रश्न है, याद ध्यान समझिएगा, 2024 का ये प्रश्न है। अब मान लीजिए आपको ये सब इतना डाटा नहीं याद है, तो क्या करोगे। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि अगर थोड़ी सी भूमिका अगर आपको बनाना आता होगा तो थोड़ा से समझिएगा, यहां पे क्या ध्यान देना है कि यहां पर बात की जा रही है भगत सिंह की, तो भगत सिंह का चैप्टर कौन सा है इतना तो आपको याद रखना होगा। क्या आप भगत सिंह का चैप्टर कौन सा है, तो भगत सिंह का चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, क्या एक लेख और एक पत्र इनका चैप्टर है, आप सब लोग जानते हो, एक पत्र, एक लेख और एक पत्र इनका चैप्टर है। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना होगा इस चैप्टर में मुख्य भूमिका क्या है। यहां पर आपको पता होना चाहिए जो पंजाब सरकार थी, पंजाब सरकार का कहना था, पंजाब सरकार का कहना क्या था, पंजाब सरकार का कहना यह था कि जो विद्यार्थी राजनीति में भाग लेगा, राजनीति में भाग लेगा, वह जो है क्या होगा भाई, वो जो है उसका एडमिशन नहीं होगा, यानी वो विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। यहां पर तो उनका कहना यह था। लेकिन भगत सिंह का हमारे कहना क्या था, अपने प्यारे से भगत सिंह का कहना था कि हर विद्यार्थी को आज के टाइम में क्या भाई पढ़ाई के साथ साथ क्या राजनीति में भी राजनीति में भी जो है उसको भाग लेना जरूरी होता है, क्योंकि इस देश को कब जरूरत इन नौजवान साथियों की पड़ जाए, इन नौजवान साथी की आवश्यकता पड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमारे नौजवान साथियों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं ऐसा प्रश्न लाया हूं, ऐसा प्रश्न लाया हूं, आप इस बात को समझिएगा, ये पूरे के पूरे ध्यान देना, ये 10 मॉडल पेपर के ना, याद रखिएगा 10 मॉडल पेपर के, ये 10 मॉडल पेपर की निचोड़ है, समझिए क्या
10 मॉडल पेपर के निचोड़ है। याद रखिएगा, मॉडल पेपर के क्या है, निचोड़ है सब्जेक्टिव। क्या सब्जेक्टिव प्रश्न आज जितना रहेगा, मैं 10 मॉडल पेपर को जो है ना आप सबको बताऊं भाई, निचोड़ कर जो है, जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि 2026, 27, 28 इस सब में पूछा जाएगा, उसको मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं। इसको आप सब लोग जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए यहां पर जो है आप सबको मुख्य भूमिका अगर पता चल गई तो इसको आप सब लोग अपने भाषा में लिख सकते हो, आप सभी लोग इसे अपने भाषा में समझ सकते हो। और यहां पर मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सब लोग जानते हो कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थी। भगत सिंह की जो है विद्यार्थियों से ये अपेक्षाएं थी कि भगत सिंह कहते हैं, विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थी, भगत सिंह कहते हैं हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की जरूरत है। अभी मैं कह रहा था ना यही बात, आपको अगर ये बात पता होगी कि भगत सिंह का कहना यह रहता है कि अगर इस देश को जरूरत नौजवान साथी की पड़ जाए तो वो जो है उस समय मौके पे खड़े हो सकें, यानी साथ दे सके, उनको राजनीति के बारे में कुछ नॉलेज हो। इसीलिए वो कह रहे हैं कि बच्चा लोग, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो भगत सिंह जो है राजनीति में जरूर भाग ले, ठीक है ना। तन मन, देखिए जब जरूरत हो तो तन मन धन देश को अर्पित कर दें और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए या विकास में क्या कर दें, अपनी जो है पूरी तन मन धन से न्यौछावर कर दें। यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। ऐसा क्यों विद्यार्थी ही कर सकते हैं? क्योंकि जो गृहस्थ लोग होते हैं, ध्यान देना, वो जो है इतना आसानी से जो है देश के लिए अपने जो है तन मन धन को अर्पित नहीं करेंगे। इसीलिए यह कार्य सिर्फ कौन कर सकता है? विद्यार्थी जैसे हम सब नौजवान साथी कर सकते हैं। हालांकि मैं तो अब जो है आप सब लोग समझ सकते हो ना, हाँ, मैं नहीं बोलूंगा। सभी देशों को आजाद करने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। चाहे वो कोई भी देश हो, उसके आजादी में सबसे ज्यादा अगर योगदान रहता है तो नौजवान साथी का रहता है। वैसे अपने प्यारे से भगत सिंह का भारत को आजाद कराने में रहा है। वही क्रांति कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी पढ़ें, जरूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब जरूरत हो मैदान में कूद पड़ें और अपना जीवन इसी काम में लगा दें, अपने प्राणों को इसे उत्सर्ग कर दें। यही अपेक्षाएं विद्यार्थियों से भगत सिंह की है। अब मुझे ईमानदारी से बताना, जितने विद्यार्थी यहां पढ़ रहे हो, क्या आप सब लोग से यह प्रश्न आपसे इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो नहीं बना के लिख पाओगे? लिख लोगे। मैं आप सबसे बोलता हूं, प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, बार बार बचा हुआ 15 दिन जो है सब्जेक्टिव आंसर लिखना थोड़ा सीख लो, जिससे एग्जाम हॉल में जब जाके बैठो ना तो आपकी लेखनी रुके ना, तर 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 एकदम बिल्कुल लिखते चले जाओ। तो आप सब लोग प्रैक्टिस करो, मेरे पास भेजो, मेरे पास आप सब लोग भेजते भी हो, इंस्टा बहुत सारे बच्चे भेजते हैं। दिनेश सर PW, दिनेश सर हिंदी नाम से आप सर्च करोगे तुरंत पा जाओगे, वहां आप लोग डेली भेजते हो प्रैक्टिस सेट। इसको भी भेजना, इसके जितने प्रश्न होंगे कुछ खुद से बना के लिखना, चाहे थोड़ा ही लाइन लिखना, आधी लाइन लिखना, आप टूटा फूटा शब्द लिखना, लेकिन भेजना जरूर, चाहे जैसी राइटिंग हो, कोई दिक्कत नहीं, आप भेजिएगा। अभी मत शर्माओ बाबू, क्योंकि 15 दिन एग्जाम बचा हुआ, अभी शर्माने की वक्त नहीं है, ठीक है ना। अब बात आती है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों दूसरे प्रश्न की। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? भैया 2024 का प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। जगदीश चंद्र माथुर का है ये चैप्टर, आप जानते हो, ओ सदा नीरा। अब यहां पे आप सभी को मैं बताया था मेरे प्रिय विद्यार्थी कि यहां पे बताया था कि जैसे यहां पे मान लीजिए ये जो है गंगा मैया है, ठीक है ना, ये गंगा मैया है मान लो, ठीक है ना, आज मकर संक्रांति भी है, ठीक है ना, ये गंगा मैया है, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देना कि यहां भी ये गंगा मैया बह रही है, गंगा मैया, ठीक है। अब यहां पर जो है मान लीजिए दक्षिणी बिहार के लोग हैं, यहां पर जो है दक्षिणी बिहार के लोग हैं, यहां पे दक्षिणी बिहार है मान लो एग्जाम्पल तौर पे, ठीक है ना, दक्षिणी बिहार के लोग हैं। और यहाँ अंग्रेजों जो है ना, अंग्रेजों यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नील की खेती करवा रहे हैं। यहाँ पे बिहार के और लोगों से, इस साइड के लोगों को, उत्तरी साइड लोगों को बिहार नील की खेती यहाँ से करा रहे हैं, यहाँ पे चंपारण के क्षेत्र में खेती करा रहे हैं जबरदस्ती। अब ये ससुरे जो है अंग्रेजों जो है ना इतना दुष्ट है कि यहाँ पे लोगों को सता रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, और बीच से गंगा मैया बह रही हैं, इधर गंगा मैया चल रही हैं। अब ये जो है अंग्रेजों सोचें, और यहाँ भैया ये हमारे जो भी दक्षिणी बिहार के लोग हैं ये बहुत खतरनाक हैं, ठीक है ना, बागी विचार के हैं, ये बहुत बागी विचार के हैं।
उठा के पटक पटक के मारते हैं। पहले पटक के उठा के पटक के मारेंगे, फिर पूछेंगे कहां कहां चोट लगी बाबू, आपको कहां ज्यादा चोट तो नहीं लगी, पहले पटक के मारेंगे। तो इसीलिए जो है अंग्रेजों ने सोचे ये लोग बहुत बागी विचार के, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। अगर यहां से गंगा पुल पे, अगर यहां हम सब लोगों ने क्या बना दूंगा, अगर ये पुल बना दूंगा इस पार से उस पार, जैसे पुल अगर बन जाएगा, अगर ये पुल बन जाएगा तो ये बागी विचार वाले अपने बिहार के लोगों का साथ देने के लिए यहां से ये भीड़ उमड़ कर आएगी और हमको यहीं पे उठा उठा के पटक पटक के मारेगी। इसीलिए पैसा उस समय अंग्रेज का था, शासन उस समय अंग्रेज का था, तो अंग्रेज चाहेगा तभी पुल बन पाएगा और कोई चाहने से हो नहीं सकता। इसीलिए भैया अंग्रेजों पुल है नहीं बनाने दिए। अब देखो, अब इस चीज को आपको अपने अपने शब्दों में आपको लिखना है। देखिए कितने अच्छे शब्दों में लिखोगे। इन सुविधाओं में परिवहन का साधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेज किसानों पर बेहद अत्याचार कर रहे थे उस समय, खूब अत्याचार कर रहे थे। क्या? खूब अत्याचार कर रहे थे। और बागी विचारों के संप्रेषण को फैलने से बचाने के लिए उन्होंने गंगा पर पुल बनाने की दिलचस्पी नहीं दिखाई। बिना परिवहन के साधन के विचारों संप्रेषण नहीं हो पाता है, वह स्थानिक रह जाता है, मतलब स्थानिक मतलब वही रुक जाता है। और जब भैया साधन आने जाने लगेगा तो सारे जो है वो बागी विचार वाले आएंगे, उठा के पटक के फोड़ देंगे, जिसे आसानी से दमन किया जा सकता है। गंगा पर पुल, क्या भाई, गंगा पर जो है, गंगा पर पुल बन जाने से अंग्रेजों को डर था, ये जो दक्षिण बिहार के बागी विचार के लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, जो सीधे उठा के पटक देते हैं, वहां भी ना पहुंच जाए और शेष भाग का सहयोग उन्हें ना मिल जाए। मतलब जहां पर मैं अत्याचार कर रहा हूं, जहां पे लोगों को जबरदस्ती नील की खेती करा रहा हूं, पता चलेगा उनका भी सपोर्ट करने के लिए उनके बगल के भाई लोग मिल जाएंगे, तो हमारा यह भी धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब देखो भैया, पुंडलीक जी कौन थे? ये जो है 2022 का प्रश्न है, बहुत बेहद बेहद प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आप सब लोग ध्यान देना, मैं अभी आपको बताऊंगा सब्जेक्टिव में लॉन्ग और शॉर्ट में क्या डिफरेंसेस आपको करना है, कितना लिखना है, तो एग्जामिनर पूरा नंबर देने पे मजबूर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए नंबर सब्जेक्टिव में मिलता नहीं है, नंबर छीनना पड़ता है। आप मजबूर कर दो, यानी जो है आप अपने एग्जामिनर की इस पेन को ना मजबूर कर दो कि 5 में 5 नंबर देने पे। ऐसी राइटिंग हो, ऐसी स्टाइल हो लिखने की, ऐसी हेडिंग हो मेरे प्यारे बच्चों। और यहां पर देखिए पुंडलीक जी को महात्मा गांधी जी ने भितिहरवा में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा था। कहां पे? भितिहरवा में। याद रखना, पुंडलीक जी को कहां भेजा था? भितिहरवा में। उन्हें दूसरा कार्य यह सौंपा गया था कि ग्रामवासियों के दिल से भय दूर कर उन्हें ग्रामवासियों के हृदय में नई आशा तथा सुरक्षा का भाव जागृत करना था। वे लगभग 1 साल रह सके, अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निलंबित कर दिया। सोचो भैया, ये स्थिति आ गई थी, लेकिन फिर भी वह हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने आ जाते थे। और देखिए, जहां से प्रेम हो जाए, जहां से क्रांति हो जाए, जहां से कार्य क्षेत्र हो जाए, आपको बताऊं जन्म क्षेत्र से तो रियल में सबको प्यार रहता है, सबको, क्योंकि मेरी अपनी जन्मभूमि होती है, लेकिन कार्य क्षेत्र जो है ना, ये भी बहुत ज्यादा जो है प्यारा हो जाता है हर व्यक्ति को। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं कुछ टाइम पहले पटना था, और आपको बताऊं मैं फिलहाल मैं कोई ना कोई वीडियो बना के डालूंगा, दिखाऊंगा आपको कि मैं गांधी मैदान पटना, आप जानते होंगे गांधी मैदान जानते होंगे, वहां से मैं 1 मुट्ठी मिट्टी लेकर आया हूं, क्योंकि उस मिट्टी में वो क्रांति दिखती है, वो मोहब्बत दिखती है, वो प्यार दिखता है, वो एकता दिखती है, वो यूनिटी दिखती है, वो महोत्सव दिखता है जो पूरे भारत में हिलाकर रख दिया था। इसलिए उस मिट्टी को मैं 1 मुट्ठी मिट्टी लेकर आया हूं, उस जो है गांधी मैदान से, क्योंकि जयप्रकाश नारायण को उस मिट्टी में मुझे देखने को मिलते हैं। जयप्रकाश नारायण की वो सपने उस मिट्टी में दिखते हैं, जयप्रकाश नारायण की वो क्रांति दिखती है, वो संपूर्ण क्रांति दिखती है, वो छात्र आंदोलन दिखता है, वो 5 जून 1974 का भाषण दिखता है, उस मिट्टी को लेकर आया हूं। उसी तरीके से यहां पर क्या है कि मैं उसको याद करके मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि आप सबको मैं रात दिन पढ़ाता हूं, इसलिए मुझे सुकून मिलता है उस मिट्टी को देख करने में। इसीलिए यहां पे भी कहा जा रहा है पुराने स्थान को देखने आ जाते थे, क्योंकि इनको सुकून मिलता था। लेखक की मुलाकात संयोग से पुंडलीक जी से भितिहरवा आश्रम में हुई, वह उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित भी हुए थे। अगला प्रश्न है 2024 का। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती हैं? बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। वे
राह, ध्यान देना, राह चिट्ठी आने को देखती है, ध्यान देना, मतलब चिट्ठी आ जाए उसकी राह देख रही हैं, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कोई बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। किसने लिखा था? इनका भाई मानक ने लिखा था। माँ और बेटी किसी अनिष्ट, अनिष्ट मतलब होता है बुरा, बुरा, ठीक है, की शंका के कारण, मतलब कोई ऐसा जो है गलत समाचार ना मिल जाए, वही इंतजार कर रही थी। मानक और सिपाही, जो एक सिपाही था और मानक, एक दूसरे को मारना क्यों चाहते थे यार? ऐसा क्या वजह थी जो एक दूसरे को मारना चाहते थे आपस में? कोई वजह तो रही होगी ना। उसमें वजह यह थी बाबू कि मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था, अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था, ठीक है ना। कौन भाई? देखिए, भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ, क्योंकि उसमें भारत आजाद जब था नहीं, तो अंग्रेजों के साथ ही तो लड़ने जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी ओर के पक्ष जापानी थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन है, क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। इसलिए वे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को क्या करने भाई? मारना चाह रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब बात आती बाबू अगले प्रश्न की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन। आप कह रहे हो गुरु लॉन्ग क्वेश्चन भी हमें बीच बीच में बताते चलिए। देखिए, अब ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप सब लोग अभी से आउट समझिए, अभी से आप सब लोग इसे आउट समझिए मेरे बाबू। क्या है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन, क्या भाई? छात्र जीवन के बारे में चर्चा करनी है, और क्या? अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि, अवधि मतलब समय की कौन कौन सी बात आपको प्रभावित करती है? बहुत प्रेम से पढ़ाया हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, हर विद्यार्थी को सिखाया हूं। आज आप सब लोग ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पर बता दूं, जैसे लॉन्ग आंसर आपको बनाना रहे और लॉन्ग आंसर आपसे बनता ना रहे, तो क्या करना है? ध्यान समझिएगा। अगर जैसे आपसे पूछा गया जयप्रकाश नारायण के बारे में, जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछा गया, ठीक है, एक तो आपको कंटेंट यहां से मिलेगा, और एक जो है आपको इनके चैप्टर संपूर्ण क्रांति के बारे में थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे आपको कंटेंट क्रिएट करना है। मान लीजिए आपको नहीं याद है और बना के लिखना है, कैसे लिखोगे? जयप्रकाश नारायण, आप सब लोग समझिएगा कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। अब लोकनायक क्यों कहा जाता है? ध्यान समझिएगा, लोकनायक क्यों कहा जाता है, यहां से भी आपको जो है इस बात का जो है मतलब 2 लाइन मिल जाएगी, ठीक है। इनको सम्मानित किया गया, आप लिख सकते हो जयप्रकाश नारायण जी एक ऐसे प्रतिभा के धनी थे कि इनको सम्मानित भी किया गया। किससे किससे? आप बोलोगे मैग्सेसे, ये भी आपको दो लाइन यहां से मिल गया, मैग्सेसे से, और किससे? भारत रत्न से। कब मिला? ये भी आपको लिख देना है, 65 में जैसे मिला, और यहाँ 98 मिला, ये भी क्लियर हो गया। चलो, और क्या लिखना है? ये जो है इनको अमेरिका का दलाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दलाल? ये भी आपको 2 लाइन बन गया यहाँ से। दलाल क्यों कहा जाता है? ये भी आपको पता है कि अमेरिका पढ़ाई करने गए थे। अब अमेरिका पढ़ाई कैसे करने गए थे? तो ये जो है स्वामी सत्यदेव का जो है भाषण से प्रभावित हुए थे, स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रभावित हुए थे। ये भी बात आपको जो है समझिए 2 लाइन यहाँ भी आपको मिल गई, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर ये जो है छात्र आंदोलन कब जो है स्वीकार किए थे? बेल्लोर जाते समय, क्या बेल्लोर जाते समय जो है ये छात्र आंदोलन स्वीकार किए थे। और क्या लिखना है? और 2 लाइन यहाँ बन गई आपकी। और क्या आपको यहाँ लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? तो बेरोजगारी का कारण, सॉरी यार, एक जो है ना, एक लोग बेरोजगारी पढ़ा दिए, उन्हीं की बात मुझे याद आ जाती है जब यहाँ बोलता हूँ तो, ठीक है। एक लोग जो है बेरोजगारी बता दिए हैं, उन्हीं चक्कर में मुझे बार बार दिमाग में बात आ जाती है। तो यहाँ पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति यानी छात्र आंदोलन का कारण क्या था? आंदोलन का कारण क्या था? ये भी आपको लिख देना है। क्या था कारण भाई? कारण क्या था? तो आप लोग को बता देना है, क्या आपातकालीन, क्या आपातकाल लगा था, और उसके बाद में यहाँ पर जो है मूल अधिकार को जो है क्रूरतापूर्वक दमन किया जा रहा था। ये चीज लिख लोगे तो अब इतनी बातें तो आपका एक पेज से ज्यादा तो भर जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण के बारे में लिखने का, क्योंकि यहां पर देखिए प्रश्न में साफ साफ कह रहा है कि इनके छात्र जीवन को लिखना है। और छात्र जीवन को भाई जब जयप्रकाश नारायण के बारे में लिखोगे तभी तो छात्र जीवन आप बता पाओगे इनके। अब आइए संपूर्ण क्रांति के बारे में थोड़ा सा लिख दो। संपूर्ण क्रांति में आपको साफ साफ लिखना है कि इनका साफ मत था कि मैं तभी इसको स्वीकार करूंगा जब जो है मैं सबकी बात सुनूंगा, सबकी बात समझूंगा, सबसे सलाह लूंगा, सबसे बहस करूंगा, लेकिन अंत में फैसला किसका होगा?
मेरा होगा। उसके बाद इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, इन सब का चर्चा थोड़ा से करते हैं, इनकी बात बता दो। इंदिरा गांधी यानी सरकार से भी इन्होंने, सरकार जो है, सरकार उससे उस समय जो है बताते हैं हम नाराज नहीं हैं, मैं केवल नीतियों से मुझे झगड़ा है, ये सब चीज़ें, पर्सनल व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। तो इन सब बातों को करते हुए आप प्रेम से जो है 2 पेज लिख दोगे। और आपको बता दूं लॉन्ग आंसर 2 पेज से लेके 3 पेज के बीच में लिखना होगा, याद रखिएगा। अगर आपको 5 नंबर लेना है तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा भैया, मैं आपसे पहले बोल दे रहा हूं। क्योंकि यहां पर है ना कि भाई ठीक है एग्जामिनर दे दिया नंबर आधे पेज पे, 1 पेज बात अलग है, बाकी 2 से 3 पेज आपको लिखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कम से कम 2.5 पेज, 3 पेज, या मिनिमम 2 पेज से कम तो नहीं होना चाहिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। मैं एक एग्जामिनर की नजर से देखूं, अगर काश मेरे पास कॉपी रहे तो मैं 1 पेज पे 5 नंबर कभी नहीं दूंगा। देखिए पत्र लेखन तो बात अलग है, क्योंकि वो एक ही पेज में लिखा ही जाएगा, 5 नंबर के उसको दे दूंगा। लेकिन अगर सोचो कि मैं लॉन्ग आंसर को 1 पेज लिखा रहे कोई, वो 5 नंबर दे दे, तो ऐसा नहीं संभव है। इसलिए आप सब लोग मिनिमम लिखिएगा। देखिए यहां पर दिखेगा मिनिमम 2 पेज। जयप्रकाश नारायण प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ था। 1921 ईस्वी की जनवरी महीने में पटना कॉलेजिएट में वे आईएससी के छात्र थे। उसी समय वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर असहयोग और असहयोग के करीब 1.5 वर्ष ही मेरा जीवन बीता था कि मैं फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया। इनके पास क्यों भेजा गया था ये भी आपको थोड़ा लिख दोगे तो और अच्छी बात रहेगी। कि प्रयोगशाला में, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताया गया था कि प्रयोगशाला में कुछ करो और सीखो। मैंने हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला इसलिए नहीं लिया क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी। क्या? विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी और बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास की। बचपन में स्वामी सत्यदेव के, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बचपन में स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रभावित होकर अमेरिका गया। 2-3 लड़के एक ही रजाई में सोकर पढ़े। मतलब आपको पता है ना कि जैसे विद्यार्थी जीवन में एक ही रूम में 2-3 बच्चे रहते हैं, एक ही बिस्तर में, तो उससे क्या होता है कि बच्चों का थोड़ा सा पैसा खर्च जो लगता है कम लगता है, क्योंकि आपस में मिल बांट कर दे लेते हैं। और सोचो कहाँ पे, अमेरिका जैसे देश में सोचिए, हम सब लोग पटना में नहीं कंफर्ट होते हैं, पटना में नहीं एडजस्ट करते, प्रयागराज में नहीं करते, दिल्ली में नहीं करते, अमेरिका चले गए पढ़ाई करने। और कैसे? जब वो बीए पास कर गए तो स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गए, डिपार्टमेंट के ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे, सोचो ट्यूशन भी पढ़ाने लगे। अमेरिका प्रवास में जयप्रकाश नारायण के कैलिफोर्निया, बर्कले, विलिंगकिंसन और मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इस तरह अमेरिका में इनका प्रवास रहा। ठीक है ना। और आपको बताऊं यहाँ पे और एक लाइन जोड़ सकते हो, इन्होंने जो है होटल में काम किए हुए हैं, इन्होंने जो है मोची के यहाँ, यानी जो है जहाँ जूता पालिश होता है, यहाँ पे काम किया। मतलब इन्होंने बहुत छोटे छोटे कार्य करके पढ़ाई किए हुए हैं। ठीक है ना। और उसके बाद ऐसे में कोई धनी घर का नहीं था, परंतु मैंने सुना था कोई भी अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकता है। अब स्वामी सत्यदेव के भाषण में इस चीज को इन्होंने सुना कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति पढ़ाई कर सकता है, अपने दम पर मजदूरी करके पढ़ाई कर सकता है। ठीक है। मेरा इच्छा था कि आगे पढ़ना है मुझे। अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में काम किया, जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब वो छुट्टियों में इतना ज्यादा काम कर लेते थे, काम करके कमा लेते थे कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे। रविवार की छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटा रेस्तरा, रेस्तरा मतलब होता है क्या, होटल, होटल में बर्तन धोया करते थे या वेटर का भी काम करते थे। बराबर 2-3 वर्षों तक 2-3 लड़के एक ही रजाई में सोकर पढ़े भी। जब बीए पास कर गए तो स्कॉलरशिप मिल गई। तो ये चीजें भी जैसे रिपीट हो गया, इतना इतिहास रिपीट हो गया। और आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, और आपको इसमें और क्या ऐड कर लेना चाहिए था इसमें, जैसे और क्या ऐड कर लेना है, जैसे आप सब लोग यहाँ पे ऐड कर लोगे कि ये जो है 1900, ये आप सब लोग यहाँ पे लिखिएगा कि ये अमेरिका पढ़ाई करके, अरे यार, अमेरिका पढ़ाई करके जब वापस आए, तब इनकी पढ़ाई अधूरी ही रह गई थी, अधूरी रह गई थी। अर्थात
पीएचडी पूर्ण नहीं हो सका, पूर्ण नहीं हो सका। इनकी मां की अस्वस्थता, वापस भारत आना पड़ा। और यहां आने के बाद यहाँ के लोगों ने इनको अमेरिका का दलाल कहा। देखिए आप सबके पास बहुत कंटेंट है यार, इसमें कुछ भी कितना भी जोड़ते चले जाओ, बहुत से है, बहुत से है इसमें। अब आप समझ रहे हो ना, कभी बहुत टाइम लग जाएगा लिखूंगा तो आप सब लोग इसको आप जोड़ते हुए लिख डालो, खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है, खुद से बनाने की कोशिश करो। ऐसे शब्दों लिखो, मैं पढ़ाया हूं, बहुत पढ़ाया हूं आप सबको यार, इसको आप लोग बनाइए ऐसे। तो ठीक है, ये चीज भेजिएगा। चलिए अर्धनारीश्वर की देखिएगा, अर्धनारीश्वर का लॉन्ग आंसर ऐसे देखिएगा, चौथा चैप्टर। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक एक करके यह बताया गया है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष जो है नहीं हो सकते। क्या दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि ही होती है। आज इसकी जरूरत इसलिए है कि पुरुष समाज वर्चस्ववादी है और उसने यह समझ रखा है कि पुरुष में स्त्री उचित गुण आ जाने पर स्त्रैण हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री समझती है कि पुरुष में गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगता है। इस प्रकार पुरुष में गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। इसलिए अर्धनारीश्वर की जरूरत है। संसार में पुरुषों के समान ही स्त्रियां हैं। जिस प्रकार पुरुषों को सूर्य की धूप पर बराबर अधिकार है, उसी तरह नारियों का भी यह अधिकार है। आप सब लोग इसको अच्छे से देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप सब लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 यानी 500 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का क्या कर दिया था? अधिकार दे दिया है। क्या अधिकार दे दिया है? इसीलिए, ठीक है ना। अब देखिए रोज चैप्टर का भी देखिए लॉन्ग आंसर, रोज चैप्टर का लॉन्ग आंसर देखिएगा। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? कहानी के प्रथम भाग में ही मालती के यंत्रवत जीवन, मतलब घड़ी, घड़ी जैसे यहाँ पे जीवन हो गया था इनका। जैसे घड़ी जीवन मतलब कैसे हो गया? जैसे समय टिक 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 घड़ी चलती है ना, टिक टिक टिक, यंत्रवत जीवन की झलक मिल जाती है। जब वह अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करती हैं, अतिथि उसके दूर के रिश्ते का क्या है? भाई है। जो लेखक है दूर के रिश्ते का भाई है, जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी। पर वर्षों बाद आए भाई, कितने वर्ष बाद आए थे? 4 वर्ष बाद आए थे भाई ना। स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं कर पाती, बल्कि जीवन की अन्य औपचारिकताओं की तरह ही एक और औपचारिकता निभा रही हैं। हम देखते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती, बल्कि उसके प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर ही देती हैं। उसमें अतिथि की कुशलता या उसके यहाँ वहां आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखती। विगत 2 वर्षों में उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया है, जिसे उसका रिश्ते भाई, ध्यान है, रिश्ते का भाई भांप लेता है। अतः मालती का मौन उसके दंभ का या अवहेलना का सूचक नहीं, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन की उत्साहहीनता, नीरसता, यांत्रिकता का ही सूचक है। यह एक विवाहित नारी के अनुभवों में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। यह एक नारी के सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन का क्या है? एक चित्रण है। तो यहाँ पर अच्छा है, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप सबको बताया ही था, ठीक है ना। आप सभी साथी ध्यान देना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? 2023 का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है बच्चों, बताओ।
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ वार्तालाप की कला है, बातचीत करने की कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए जब बातचीत वो क्या होती है, कर्णप्रिय यानी कानों को सुख देती है, ठीक है, अत्यंत सुखदायी होती है, मतलब बहुत वो आवाज बहुत प्यारी यानी बहुत मधुर लगती है, ठीक है ना, बहुत मधुर लगती है। उसके बाद आप सभी साथी ध्यान देना कि सुहृद गोष्ठी भी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वाक चातुर्य का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता तथा बातचीत की सरसता बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास सामग्री अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जिसे आप सब लोग कहते हो। सबसे अच्छा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में था? तो यूरोप के लोगों में था। यह बातचीत चैप्टर का जो है ये प्रश्न है, याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? देख रहे हैं 2025 में पूछा था प्रश्न, 2025 पिछले साल। लहना के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को प्रलोभित करता है, यानी लुभाता है, लालच देता है। क्या? मीठी मीठी बातें करके क्या जो है देता है लालच। वह गांव वालों को कहता है कि जब जर्मन शासन आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम लोग सुख चैन की बंसी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। सोचिए सोचिए, यहाँ पे बात को समझिएगा। अब यहाँ पे लहना सिंह तो बेचारे लड़ने गए हैं, उठा उठा के पटक पटक के मार रहे हैं, और एक मौलवी आके जो है गलत जो है अफवाह फैला रहा है और गलत जो है कह रहा है तुम लोग जो है उनको आने दीजिए। सोचिए ये यार कैसे कैसे के हैं भाई लोग कि जो है गलत तरीके के जो है रूमर बना रहे हैं। प्रवृत्ति मार्ग और क्या निवृत्ति मार्ग? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो है आप सब लोग याद रखिएगा। ये नारीश्वर चैप्टर का 2023 का प्रश्न है। पुरुषों की मान्यता है कि नारी आनंद की खान होती है। जो पुरुष जीवन से आनंद चाहते थे उन्होंने नारी को गले लगाया, ठीक है। वे प्रवृत्ति मार्गी अर्थात जिस मार्ग के प्रचार से नारी की पद मर्यादा उठती है उसे प्रवृत्ति मार्गी कहा गया। निवृत्ति मार्ग वे हैं जिन्होंने अपने जीवन के साथ नारी को भी ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। इसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और व्यक्तित्व मुक्ति की खोज को जीवन का सबसे बड़ा साधन माना। सन्यासी मार्ग ही निवृत्त मार्ग है। मतलब कहने का मतलब फाइनली ये समझो, जो गृहस्थ जीवन है यानी जो अपने परिवार के साथ अपने वाइफ के साथ रह रहा है वो प्रवृत्त मार्गी लोग हैं, और जो कभी शादी ना करे साधु संत बन जाए सन्यासी बन जाए वो क्या है भैया? निवृत्त मार्ग है। बस इतना समझिएगा और इसे अपने लैंग्वेज में आप बढ़िया से लिख दीजिएगा। स्त्री को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी। अब ध्यान समझिएगा ये तीन शब्द क्या है, इस तीन शब्द को क्यों ऐसा देखिए नारीश्वर चैप्टर में एक लड़की को एक स्त्री को अहेरिन क्यों कहा जा रहा है, नागिन क्यों कहा जा रहा है, जादूगरनी क्यों कहा जा रहा है? ध्यान समझिएगा। स्त्री को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी कहने के पीछे उनकी मंशा क्या? अवहेलना करना। अवहेलना का मतलब क्या होता है? जब किसी की बुराई करना, मतलब किसी की तारीफ ना करना, किसी की बुराई करना, गलत तरीके से बुराई करना, यानी उनकी जो है क्या अवहेलना कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर स्त्री को अहेरिन कहा है। जैसे हम सब लोग जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तो स्त्री या पुरुष किसी को क्या क्या शब्दों से यूज करते हैं गांव में, आप सब लोग तो जान ही रहे हो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वैसे यहाँ पर उनकी अवहेलना करने के पीछे जो मंशा थी उनको अहेरिन कहा, नागिन कहा, जादूगरनी कहा, और हमारी दीदी लोग क्या कहती हैं? है चुड़ैल। दीदी लोग ना ऐसे बाल को पकड़ के कहती हैं चुड़ैल। दीदी लोग ऐसे लड़ती हैं। मेरी प्यारी सी बहन है यार, कुछ मत कहा करो, बहुत प्यारी गुड़िया है मेरी, ठीक है ना। और हमारे भैया लोग, आप सब लोग और हमारी बहना लोग, आप सब लोग जब आने वाले टाइम में IAS अधिकारी बनोगे ना तो इस भाई को याद करोगे। कोई दिनेश शाश्वत था, मुझे हिंदी पढ़ाया था, याद करोगे ना। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, आप सब लोग जो है मुझे छोड़ दोगे ना, ठीक है। अच्छा नंबर लेकर आना, बहुत आगे बढ़ना, मेरी शुभकामना है। आप सबके साथ मेरी शुभकामना है, बहुत आगे बढ़ना बाबू, ठीक है। अब इनकी इजाद इसलिए पुरुष करता है क्योंकि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता को दुलारने में सहायता मिलती है। यह जरूरी नहीं कि यह विकार दोनों में है। नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम पुरुष में अधिक होते हैं।
एवं आखिर तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है, अतः स्त्री को इस तरह निकृष्ट उपाधियों से विभूषित करना उचित नहीं है। तो कहने का मतलब, अब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे शब्दों में कहना कि यहाँ पर स्त्री को अहेरी नागिन जादूगरनी के पीछे कहने का मंशा ये है कि स्त्रियों की अवहेलना करना, अपने आप को श्रेष्ठ बताना, इन सब बातों को अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है। गैंग्रीन क्या होता भैया? रोज चैप्टर का है। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक अगर छोड़ दिया जाता है पैरों में, भाई देखो पहाड़ी पे रह रहे हैं तो कांटा तो चुभ ही जाएगा, और अगर बहुत दिनों तक छोड़ दो ना तो पैर क्या होता है, पकने लगता है, और जब वो पकने लगता है तो आपको पता होना चाहिए एकदम ऐसा जख्म बन जाता है कि उसका इलाज सिर्फ क्या होता है, पाँव को काटना। एकदम से पैर को काट के अलग नहीं करना, जैसे चीरना फाड़ना। अगर भाई हमको ऑपरेशन करना पड़ जाए ना गैंग्रीन का, तो मैं तो भाई सीधे जो है ना किससे किससे करूंगा, हाँ ऐसे मोबाइल में से देखूंगा कि जो है पैर को कैसे काटे, कृपया अच्छा उपाय बताओ, यूट्यूब पे ऐसे सर्च करेंगे और जब आएगा ना ऐसे बढ़िया पैर को काटने का अच्छा उपाय, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे काटेंगे। वो बोलेगा ऐसा करो, बढ़िया से एक अच्छी सी कुल्हाड़ी ले लो, कुल्हाड़ी लेने के बाद जो है ऐसे बोलेगा। ठीक है। कांटा चुभने पर जख्म ही गैंग्रीन जो होता है उसी को कहते हैं। ठीक है ना मेरी प्यारी सी बहना। आगे देखिएगा, भगत सिंह रूसी साहित्य को देखिए। अब भगत सिंह का जो चैप्टर आपको पढ़ाया हूं, एक लेख और एक पत्र, रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं यार? इंडिया का भी साहित्य तो रहा होगा, भारतीय साहित्य भी रहा होगा, लेकिन रूसी साहित्य को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं कि भगत सिंह रूसी साहित्य को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जो वास्तविकता रूसी साहित्य में प्राप्त होती है वह भारतीय साहित्य में कदाप नजर नहीं आती, वो भारतीय साहित्य में नजर ही नहीं आती। उनकी कहानियों में वर्णित कष्टकारी और दुखमयी स्थितियां हमें जीवन के कष्टों का डटकर सामना करने की प्रेरणा देती है। उनके साहित्य में वर्णित पात्रों के चरित्र असाधारण ऊंचाइयों वाले होते हैं। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का क्या कारण था भैया? इसको लॉक कर लो, फिर पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का क्या कारण था, फिर पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। हम सब जानते हैं कि प्रकृति प्रकोप के जितने आयाम हैं उनमें मानव का महत्वपूर्ण योगदान है। इसको हम जानते हैं, हम सब मानते हैं कि अगर प्रकृति आज अपना बदला ले रही है तो ये उसका कारण भी मनुष्य है, हम सब लोग हैं। अगर हम सब लोग प्रकृति का अगर हम सब लोग प्रकृति का छेड़खानी अगर हम लोग प्रकृति को छेड़छाड़ किए हैं तो एकदम स्वाभाविक सी बात है कि प्रकृति हम सबको नहीं छोड़ेगी, प्रकृति हम सबको नहीं छोड़ेगी। इसलिए जो है इसलिए चंपारण क्षेत्र में भी बाढ़ की प्रचंडता का कारण क्या है? मनुष्य की अहम भूमिका रही है। जैसे क्या क्या ऐसा मनुष्य उस समय कर दिया जो वहां पे चंपारण में बाढ़ हर बार आ जा रही है? कि 600-700 वर्ष पूर्व चंपारण क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। वे जंगल चंपारण से गंगा तक फैले हुए थे। धीरे धीरे लोग जंगलों को काटते गए। जंगलों में वृक्षों की जड़ें पानी को रोके रखती थी, किंतु जंगलों को कटने के बाद पानी विस्तृत रूप भूभाग में फैलना शुरू कर दिया। इन्हीं सब कारणों से चंपारण के क्षेत्र में प्रचंडता बाढ़ की प्रचंडता बढ़ी है। मतलब यह हुआ कि जब वहां पर वृक्ष थे, जब जंगल थे, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे मिट्टी में जाके एक दूसरे को बांधी रहती हैं। जब जैसे जैसे टेढ़ी मेढ़ी जब जड़ें रहेंगी ना तो जैसे मिट्टी को पूरा बांधे रहेंगी। जब पानी का बहाव आएगा खूब तेज से तो मिट्टी कटने से वो जड़ें रोकती हैं। वहां पर जब वो मिट्टी कटने से रोकेंगी तो पानी इधर नहीं बढ़ पाएगा। अब जब वहां पे जंगल पूरे कट गए, कुछ दिन बाद वो जड़ें जो है आपस में जो है मिट्टी में सड़ गई, खत्म हो गई। तो जब वहां से पानी का बहाव मारता है, जंगल पूरे 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 जंगल जब साफ हो गया है, जब बहाव मारता है तो मिट्टी अपने आप कटती जाती है। और जब मिट्टी कटते गई उसके बाद जो है पूरा का पूरा जो है वहां पे बाढ़ से पानी से एकदम लबालब हो जाता है। तो इसलिए आप सब लोग ध्यान देना, अगर चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता यानी बाढ़ हर बार आ रही है, उसका भी कारण मनुष्य ही है। इस बात को आप लोग अच्छे से लिख देना, ठीक है ना। चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था? आपको बताया था वहां पे क्या बोले थे कि भैया शिक्षा के लिए गांधी जी ने चंपारण क्षेत्र में सबसे पहले क्या किए थे? शिक्षा के लिए स्कूल खोले थे, विद्यालय खुलवाए थे।
चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने कई महत्वपूर्ण जो है कदम उठाए। इसके लिए उन्होंने बड़हरवा, मधुबन और भितहरवा ये तीनों गांव में आश्रम विद्यालय स्थापित किए। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ता को तैनात भी किए। बड़हरवा विद्यालय को बवन जी गोखले तथा उनकी विदुषी पत्नी अवंतिकाबाई गोखले ने चलाया। मधुबन में नरिहर दास पारिक और उनकी पत्नी उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई को नियुक्त किया। भितिहरवा विद्यालय में वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोपन जी को द्वारा चलाया गया। बाद में पुंडलीक जी भी वहां गए। भितिहरवा आश्रम में स्वयं कस्तूरबा गांधी भी रही, जो इन कर्मठ और विद्वान को स्वयंसेवकों की देखभाल भी की। आप सबको एक बात बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि आंसर जो लिखना होगा, जैसे 10 क्वेश्चन मिलेगा आपको शॉर्ट में, सिर्फ 5 के जवाब देने रहेंगे, 6 मिलेंगे लॉन्ग के, सिर्फ 3 जवाब देने रहेंगे। तो याद रखना कि ये देखना इन 10 क्वेश्चन में 5 ऐसे कौन कौन से आंसर हैं जिनमें आपके शब्द अच्छा बन पा रहे हैं, जिनमें आप अच्छा लिख पा रहे हो, वही लिखिएगा। कोई जो नहीं सीरियल से लिखो और अच्छा लिख ना पाओ, जिसमें आप देखना ज्यादा से ज्यादा लिख पा रहे हो, बेहतरीन लिख पा रहे हो, वही लिखिएगा। आप इस बात को ध्यान देना। और यहाँ पर शॉर्ट वाले लॉन्ग में भी वही ध्यान देना कि जिसमें आपको ज्यादा सहजता महसूस होगी, जिसमें ज्यादा आपके शब्द बन सकेंगे, वही लिखने का प्रयास करिएगा। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। क्या है भैया? एकांकी मतलब एक अंक, नाटक मतलब बहुत, मतलब क्या है? एकांकी एक संक्षिप्त रचना है, छोटी सी रचना है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक अंक होता है। जबकि नाटक क्या होता है? नाटक में 3 या 4 या उससे भी ज्यादा अंक होते हैं। एकांकी का कथानक बहुत संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब छोटा होता है, और नाटक का कथानक बहुत व्यापक, व्यापक मतलब बड़ा, यानी फैलाव। एक अंक पर आधारित होने कारण एकांकी में पात्र भी सीमित संख्या में होते हैं। इसके विपरीत नाटक में पात्रों की संख्या ज्यादा होती है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। आपके विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? तो सबसे सशक्त पात्र ये मेरी प्यारी सी बहना है, क्योंकि वह विपरीत परिस्थितियों में भी, क्यों, परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत को बनाए रखती है। कई दिनों से उसके भाई की चिट्ठी नहीं आई है, इस कारण जब भी डाक की गाड़ी आती वह चिट्ठी लेने के लिए जाती है। तो सबसे सशक्त पात्र मेरी प्यारी सी गुड़िया, जिसे आप सब लोग यहाँ पर पढ़ते हो, ठीक है ना। कुंती का परिचय, कुंती का परिचय हर कोई विद्यार्थी जानता होगा कि वो जो बिस्नी जो थी, जो है सिपाही की माँ चैप्टर में, इन्हीं की जो है क्या थी? एक पड़ोसिन थी, पड़ोसिन याद रखिएगा। और ये जो है बिस्नी जो है अच्छी बात भी करती हैं, बुरी बात भी करती हैं, आप सबको यहाँ पता होना चाहिए। अच्छी बात ये करती हैं कि जो है थोड़ा से सांत्वना देती, सहानुभूति देती मानव को लेकर, लेकिन ताने भी थोड़ा थोड़ा मारती रहती हैं। मुन्नी की शादी अभी नहीं हुई है इस वजह से, ठीक है ना। अब आगे आप सब लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात किया जाए कि विद्यालय, यहाँ पर देखिएगा कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती हैं। विद्यालय का हेडमास्टर बहुत कड़क स्वभाव का था। एक बार उसने लेखक को बुलाकर, ठीक है ना, बुलकार लिखा हुआ देखिए, बुलाकर, ठीक है ना, बुलाकर उसका नाम पूछा। जब जो है हेडमास्टर को पता चला यह नीची जाति का है या दलित वर्ग का है, तो उसने लेखक का शोषण करना शुरू कर दिया। लेखक को स्कूल के कमरे तथा बरामदे साफ करने पड़ गए भैया। और दूसरे दिन भी स्कूल जाते ही हेडमास्टर ने उसे झाड़ू के काम लगा दिया। तीसरे दिन जब वह चुपचाप कक्षा में जाकर बैठ गया, तो हेडमास्टर उसे घसीट कर बाहर लाया और उसे पूरे मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वह रोता बिलखता हेडमास्टर के अत्याचार का शिकार होता रहा। इस बात को ध्यान समझिएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? पिताजी ने उसी रास्ते से जाते हुए उसको जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जब झाड़ू लगा रहे हैं तो उनको झाड़ू लगाते हुए देख लिए, और उसके बाद में जो वहां पर बेटे को स्कूल में झाड़ू लगाते जब देखे, तो इस पर उनको पता चला कि जब सारी बात जब पूछे तो उनके हाथ से झाड़ू पकड़कर छीन कर जो है क्या किए? फेंक दिए। तत्पश्चात वे गुस्से में चिल्लाने लगे कि वो कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। हेडमास्टर ने भी तैश में आकर उन्हें गाली देकर धमकाया, पर पिताजी ने साहस के साथ उसका सामना किया और उसे खूब भला बुरा सुनाया, खूब भला बुरा सुनाया, बहुत ज्यादा भला बुरा सुनाया। भाई डायरी क्या होती है? अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न पूछ रहे हो। डायरी क्या होती है भाई? डायरी हिंदी साहित्य की वह विधा है जो व्यक्ति, जैसे हम सब लोग को डायरी लिखना रहता है कि हम सब लोग डेली अगर डायरी लिखते हैं तो हम सब लोग अपने, जिसमें व्यक्ति क्या करते हैं? अपने मन की बातों को कागज पर उतारते हैं, यानी कागज पर लिखते हैं। डायरी में किसी व्यक्ति द्वारा उसके महत्वपूर्ण अनुभवों का ब्यौरा सच्चाई के साथ लिखा जाता है, एकदम प्योर सच्चाई के साथ लिखा जाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। शिक्षा का क्या अर्थ है भैया? ये 13वां चैप्टर है आपका, ठीक है। शिक्षा संभाषण है ना। शिक्षा का व्यापक अर्थ जीवन के सत्य से परिचित होना होता है, संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करना है।
सामान्य अर्थों में शिक्षा का अभिप्राय है, सामान्य अर्थों में शिक्षा का अभिप्राय क्या होता है? किसी विषय का अध्ययन करके अपने ज्ञान को बढ़ाना। ठीक है। जीवन एक विलक्षण है, पक्षी, फूल, वृक्ष, आसमान, सितारे, जीव जंतु सब जीवन है। दीन है, जीवन अमीर भी है, गूढ़ भी है, मन की प्रच्छन्न वस्तुएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलता, चिंता। हम सदैव जीवन से व्याकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। शिक्षा इन सब का निराकरण करती है। भाई हम सब लोग किसी भी प्रकार की परेशानी में अगर रहते हैं तो शिक्षा ही सबका हथियार होता है। शिक्षा इन सब का निराकरण करती है। शिक्षा हमें समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में हमारी मदद करती है, हमें पूर्णतया स्वतंत्र बनाती है। सामाजिक समस्याओं का निराकरण कर शिक्षा का ही कार्य है। जहां भय होती है भैया वहां मेधा नहीं हो सकती, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। यह कथन पूर्णतया सत्य है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं है। निसंदेह मेधा शक्ति, निसंदेह क्या होती भैया? मेधा शक्ति भय के कारण दब जाती है। भय के कारण क्या होती है? दब जाती है। क्योंकि भय के कारण मनुष्य किसी भी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पाता। मेधा शक्ति वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, ताकि आप सत्य और वास्तविकता की खोज कर सकें। अगर आप भयभीत हैं तो आप कभी मेधावी नहीं हो सकेंगे। अगर आप डरे हुए हैं तो कभी मेधावी स्टूडेंट नहीं बन सकेंगे। भयभीत मनुष्य किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाता है। मनुष्य की महत्वाकांक्षा चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, ये वह सदैव चिंता और भय को जन्म देती हैं। अतः महत्वाकांक्षाएं ऐसे मन का निर्माण करने में सहायक ही हो सकती हैं जो सुस्पष्ट, सरल और क्या हो? सीधा हो। अब आइए काव्य खंड में देखिएगा क्या कहा जा रहा है। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? जैसे मलिक मोहम्मद जायसी बहुत स्वच्छ व्यक्ति, यानी बहुत मन उनका स्वच्छ रहता था। कवि जायसी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण जिस प्रकार से स्वच्छ और निर्मल होता है तथा कोई भी व्यक्ति अपनी छवि उसमें साफ और स्पष्ट रूप से देख पाता है, ठीक उसी प्रकार कवि की जो आंख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक माना जाता है। यानी एक ही आंख होते हुए भी स्वच्छता और पारदर्शिता की प्रतीक है। कवि एक आंख वाला होकर भी अद्भुत काव्य प्रतिभा से युक्त है, इसी कारण वह पूजनीय एवं वंदनीय है। उसकी निर्मल वाणी समस्त जनमानस को प्रभावित करती है। जैसी छवि होती है दर्पण में वैसा ही प्रतिबिंब उभरता है। ठीक उसी प्रकार कवि की निर्मलता तथा लोक कल्याणकारी भावना उनकी कविताओं में दृष्टिगत होती है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। जो लही अम्बहि डाभ न होई, तो लही सुगंधो बसाई न सोई। अब इसका कभी कभी ऐसे एक लाइन देकर इसका अर्थ पूछ लेता है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको बताया हूं। जब तक आम में चोप या डाफ नहीं लग जाती तब तक उसमें सुगंध नहीं आता, तब तक उस आम में क्या होता? सुगंध नहीं आता है ना। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आज मैं करा रहा हूं, इसको जरूर आप सब लोग अच्छे से समझिएगा। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? कृष्ण खाते समय अपने बाल सुलभ व्यवहार से सबका मन मोह लेते हैं। वे कुछ भोजन खाते हैं, कुछ जमीन पर गिरा देते हैं। वे चाहते हैं कि दही का पात्र उनके हाथ में दे दिया जाए। वे अपने मुख पर माखन, मिश्री तथा दही लगा सकते हैं। नंद बाबा तथा यशोदा मैया उन्हें मना मना कर खिला रहे हैं। उनको सब कुछ अपने हाथों से खाना क्या हो रहा है? अच्छा लग रहा है। उनको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सीता जी से तुलसी बाबा कैसी सहायता मांग रहे हैं? तुलसी जी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तुलसी बाबा सीता जी से वाणी की सहायता मांगते हैं। और वे सीता माता से कहते हैं, अगर प्रभु मेरा नाम दशा आदि पूछे तो उन्हें यह बता देना कि वह बहुत दीन है, बहुत हीन है, बहुत निर्बल हैं, और उन्हीं का नाम स्मरण करके अपना पेट भरते हैं। राम 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 सीताराम, उन्हीं का नाम जप करके जो है अपना पेट भरते हैं। वे कहते हैं अगर सीता जी उनकी यह छोटी सी मदद कर देंगी तो उनकी नैया भव से तर जाएगी। तो उनकी नैया जो है भव से क्या होगी? इस बाधा से तर जाएगी। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? देख रहे हो कितनी बार पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों, यही सब प्रश्न आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। आप सब लोग स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। और आप सबको जानकारी के लिए एक बात और बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एक बात और बता दूं। क्या बता दूं भैया? PW याद रखिएगा, PW बिहार बोर्ड, PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम,
इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पे आप सबके लिए भारी डिमांड पर मेरा एक लास्ट सेशन होने चल रहा है, लास्ट सेशन होने जा रहा है। थोड़ा ध्यान देना। क्या भैया, क्या होने चल रहा है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 19 जनवरी। बात अगर करूं आप सबसे तो संडे का दिन होगा, मंडे का वो दिन होगा। आप सब इसी मंडे को 19 जनवरी को ये क्लास होने जा रही है। किस चैनल पे? इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे बच्चों इस पर जो है खूब अच्छे से आप सबको अपना पूरा साथ देना। ये लास्ट सेशन होगा, अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा, अपनी पूरे जो है ना, जो कहते हैं ना, अपना पूरा एक्सपीरियंस, अपना पूरा अनुभव सब कुछ लगा दूंगा। तो आप सबको जो है एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि आप सब लोग तैयार हो। 19 जनवरी मंडे का दिन होगा, चाहे आर्ट के बच्चे हों, इंग्लिश मीडियम को, हिंदी मीडियम के हों या कॉमर्स के हों, सबके लिए सेशन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबके लिए सेशन वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा जो 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होने वाला है। पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम चैनल पे आप सभी को क्लास शेड्यूल्ड दिख रही होंगी। आप सब लोग वहां पे जाके लाइक करके स्टेटस या बेल आइकन जरूर दबा रखिएगा, क्योंकि आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेकर आ रहा हूं। और ये बोर्ड एग्जाम से पहले लास्ट वार होगा, अंतिम प्रहार होगा, अंतिम वार होगा, अंतिम आशीर्वाद होगा। आप सब लोग जरूर क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। जिसमें मैं कवर यहाँ पे करूंगा गद्य खंड, काव्य खंड, व्याकरण, प्रतिपूर्ति सब कवर करूंगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, शिवाजी की तुलना भूषण क्या कहा जा रहा है? शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? जिस प्रकार हाथी सिंह से ज्यादा ताकतवर तथा वजन में भारी भरकम होते हुए भी अंत में सिंह द्वारा मारा जाता है, उसी प्रकार शिवाजी भी सिंह के समान है जो सदैव अपने दुश्मनों को मार गिराते हैं। शिवाजी अपनी सिंह जैसी चुस्ती फुर्ती तथा मस्तिष्क की चपलता के द्वारा दुश्मनों पर हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। इसी कारण कवि ने शिवाजी महाराज की तुलना मृगराज से की हुई है। छत्रसाल की तलवार कैसी है भैया? छत्रसाल की तलवार की धार इतनी तेज है, इतनी तेज है, इतनी तेज है कि वह अंधकार को चीर कर निकलते सूर्य के समान चमकती प्रतीत होती है। वह गहन अंधकार की तरह प्रतीत होने वाले हाथियों के झुंड को पल भर में काटकर समाप्त कर देती है। उनकी तलवार शत्रुओं के गले में मृत्यु के समान लिपट रही है। छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। ऐसा लगता है कि मानो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं के सिरों की माला उन्हें अर्पित कर रही है। वह युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखा रही है तथा निरंतर शत्रुओं का विनाश कर रही है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रातः काल का नभ कैसा था? तो प्रातः काल का नभ जो है पवित्र था, निर्मल था, उज्जवल था। उज्जवल ऐसे सही होगा, ठीक है, दोनों आधा जा रहेगा। वह बिल्कुल नीले रंग का तथा शंख के समान स्वच्छ था। आने वाला उजाला उसकी नीलिमा के बीच हल्के से झांकता नजर आ रहा था। सूर्योदय से पहले की लालिमा के कारण आकाश ऐसा लग रहा था मानो किसी ने काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो। राख से लीपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? सूर्योदय के समय आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है, उसमें एक अद्भुत निर्मलता एवं पवित्रता झलक रही है। कवि सूर्योदय से पहले के आकाश को राख से लिपे चौके के समान बताकर उसकी पवित्रता की अभिव्यक्ति करना चाहता है। उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू अत्यंत आकर्षक है। नीले गगन में फैलती प्रातःकाल की सफेद लाल किरणों हृदय की को वरबस अपनी तरफ आकृष्ट करती है, किंतु सूर्य के उदय होते ही उसकी तरुण किरणों से यह भव्य प्राकृतिक दृश्य आहत हो जाता है तथा उषा का सम्मोहन और प्रभाव नष्ट होने लगता है। आप सभी को मैं जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन आपके लिए सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे एग्जाम में, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। जन जन का चेहरा एक से कवि क्या क्या तात्पर्य है? जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य उस पीड़ित और संघर्षशील जनता से है जो अपने मानव उचित अधिकारों के लिए संघर्षरत है। यह जनता संसार के सभी देशों में संघर्ष कर रही है, अपने कर्म और श्रम के द्वारा शांति, न्याय एवं बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत है। कवि को इस जनता के अंदर एक अंतर्वर्ती एकता नजर आती है। जन जन का चेहरा का मतलब सबके अंदर यूनिटी दिखती है, और यहाँ पे जिसको जो कष्ट है सबका एक है, संघर्ष है एक है, जो कुछ यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, जो यहाँ पे लोग क्रांति कर रहे हैं, सबका लक्ष्य क्या है? एक है। इस बात को ध्यान देना। नदियों की वेदना बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है।
नदियों की वेगवती धारा जो होती है, जो वेगवती धारा होती है, उस जिंदगी के बहाव में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो जैसे जब कोई नदी से पानी बह रहा है तो कल 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 की आवाज आती ना धारा से, तो वहां पर आप सब लोग एक बात ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। तो वहां पर इसका मतलब वही होता है कि जो है वही जो है वेदना, वेदना मतलब पीड़ा, कष्ट होता है। नदियों के कल कल करते प्रवाह को वेदना की अनुभूति होती है। गंगा, इरावती, नील, अमेजन नदियों की धारा मानवीय अधिकारों के लिए संघर्षरत मानवों की वेदना को प्रकट करती है। जनता की पीड़ा तथा संघर्ष को जनता के साथ जोड़ते हुए कवि को बहती नदियों में वेदना के गीत सुनाई पड़ते हैं। हर चरना कौन है, हर चरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता अधिनायक में हर चरना एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक स्कूल जाने वाला गरीब बदहाल सा लड़का है। वह राष्ट्रीय पर्व यानी 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान गा रहा है। हर चरना को फटा सुथन्ना पहने एक गरीब छात्र के रूप में दर्शाया गया है। क्या? एक गरीब छात्र के रूप में दर्शाया गया है। अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। कवि के अनुसार अधिनायक वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग है। यह वर्ग राजसी ठाट बाट में रहता है तथा उसका रोब दाब तथा तामझाम भड़कीला है। यह वर्ग आम जनता से अपना गुणगान करवाता है। यह वर्ग आज जनप्रतिनिधि की जगह अधिनायक अर्थात तानाशाह बन गया है। क्या? तानाशाह बन गया है। हर चरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है, उसके डर का क्या कारण है। आप सबको पता होना चाहिए कि जो शासक वर्ग है वो आम आदमी यानी आम जनता को परेशान कर रहे हैं। इस दर्शाया यही जा रहा है कि हर चन्ना एक गरीब विद्यार्थी है, राष्ट्रीय गान गाता है, उसको इसको गाने का कोई प्रयोजन ज्ञात नहीं है। गरीब व्यक्ति राष्ट्रीय गान का महत्व क्या समझेगा, बस देशभक्ति के लिए गा रहा, लेकिन शासक वर्ग जो है क्या कर रहे हैं, इससे जय जयकार करा रहे हैं। क्या? इससे जय जयकार करा रहे हैं। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता भाई, आपको पता होना चाहिए। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता, मूक बधिर होता। मनुष्य को इस सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन यही है कि वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ पारस्परिक संबंध और कुछ जरूरतें होती हैं जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यदि हम में इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्ति नहीं कर पाता जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं। वह अवाक रहने का कारण नहीं कह पाता। क्या? नहीं कह पाता। भैया इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है भाई? ये सब हो गया है ना, ये सब प्रश्न हो गया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ओ सदानीरा में चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का कारण अभी अभी पढ़ाया हूं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बाढ़ का आप देखे होंगे, जो अभी नए नए अभी जुड़े होंगे अभी देख रहे होंगे भाई, आप थोड़ा बैक करके देख लेना, पूरी क्लास पढ़ाया हूं। यहाँ पे इस प्रश्न को देखिएगा, सदानीरा में धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। धांगड़ का शब्द अर्थ है भैया भाड़े का मजदूर। धागड़ एक आदिवासी जाति भी है। इनको नीलहे अंग्रेज मजदूरी और नील की खेती करने हेतु 18वीं शताब्दी में दक्षिणी बिहार के छोटा पुरनाग पठार से लाए थे। ये यहाँ चंपारण लाए थे। इनको कहाँ लाए थे? चंपारण लाए थे। और सिर्फ क्या करने के लिए भैया, अंग्रेजों में बहुत परेशान कर रहे हैं सबका यार, जबरदस्ती ला खेतियां करा रहे थे। अगर आज के टाइम में आ जाए तो हमें लगता है ना, ये हमारे जो बिहार के साथी लोग हैं ना, क्या कहेंगे, हाँ गोली चाहे चले छारा, आरा कभी हारा नहीं है। पहले तो जो है ना उनके भेजा में छर्रा निकालेंगे, है ना भाई, गोली निकालेंगे, आओ तुमको पहले बताते हैं। लेकिन उस टाइम यार हम सब लोग के साथ, भारतीयों के साथ ये जो है
कुछ ज्यादा अन्याय कर रहे थे। धांगड़ जाति आदिवासी जातियों ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं, पर ये अपने आप को आदिवासी मानने को तैयार नहीं है, अपने आप को आदिवासी नहीं मानते। धांगड़ जाति के व्यक्ति मिश्रित ओराव भाषा में ही बात करते हैं, मिश्रित ओराव में। निबंध के अनुसार धांगड़ों की सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है, बहुत खुशियां हैं। इस जाति के नर नारी संध्या के समय ना क्या करते हैं, मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करते हैं, बहुत अच्छा लगता होगा ना। सोचो ये लोग जो होते हैं शाम के टाइम में जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा, थोड़ा थोड़ा जब उजाला रहता है एकदम, जब गोधूली के टाइम, ये लोग सब वहाँ के पुरुष और स्त्री यानी सब लोग मिलकर, नर और नारी मिलकर जो क्या करते थे, एक नृत्य सामूहिक रूप से करते थे। भज्जे होता नहीं, कहीं कि लोकगीत होती है, ये सब संस्कृति कल्चर पता नहीं कहाँ चला गया है। आज के टाइम में क्या है, पहले के टाइम में क्या होता था भैया कि शाम के टाइम में जो है ना, शाम के टाइम में गांव के लोग, पास के लोग सब बैठ के आपस में जो है बातचीत करते थे, भजन करते थे, नृत्य करते थे। जिसकी जो संस्कृति होती थी उसमें आप वो लोग आपस में मन बहलाते थे, बढ़ते थे। लेकिन आज के टाइम ऐसा हो गया है कि एक ही घर में एक बेटा यहाँ पे अपना फोन लिए रील इधर देख रहा है, बेटी इधर जो है अपना जो है फोन चला रही है, माँ अलग जो है कुछ ना कुछ काम खाना वाना बना रही है, पिता जो है अपना न्यूज देख रहा है, पिताजी अपना फोन। मतलब आप सोचिए आज के टाइम एक ही घर में ही आपस में बातचीत नहीं हो रही तो गांव में कैसे होगे बताओ, गांव में आपस में कैसे हो पाएगा। एक ही घर में सब फोन में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, ये स्थिति आ गई है, ये स्थिति आ गई है। पहले के लोग आपस में इतनी अच्छी बातचीत करते थे, मन बहलाव वाली बातें होती थी। अच्छा ये भी जो है क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, पे बता चुका हूं ना। आइए अब आप सबको मैं क्या बता दूं भाई, अब यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता देता हूं आप सभी को। जैसे प्रश्न हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये प्यार का इशारा क्रोध का दुधारा, क्या है इसका मतलब? प्यार का इशारा क्रोध का दुधारा से कवि का तात्पर्य है वह चाहे वह यानी जनता जिस देश में निवास करती हो, उनके प्यार का इशारा यानी मानवतावादी का जो दृष्टिकोण होता है वो सब एक है, ठीक है ना। और उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जब शोषक वर्ग खिलाफ क्रोध का जब धारा उबल पड़ती है, यानी जब गुस्सा होते हो लोग, तभी वह दो नहीं बल्कि उनकी भी जो है क्या, वो भी एक ही समान जो है नजर आती है। दानव दुरात्मा से क्या अर्थ है? पूरे विश्व की स्थिति अत्यंत भयावह, दारुण और अराजक हो गई है। दानव और दुरात्मा का अर्थ है जो अमानवीय कृत्यों में संलग्न रहते हैं, जिनका आचरण पाश्विक होता है, उन्हें दानव कहा जाता है। जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं तथा दुराचारी प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें दुरात्मा कहते हैं। वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये सर्वत्र पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हो गया। उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं? तटस्थ हो, प्रजा उत्सव मना रही है, ठीक है। ऐसा राज्यादेश है, प्रजा अंधानुकरण और गैर जवाबदेही का शिकार हो चुका है। बूढ़ा मशक क्या कहता है? बूढ़ा मशक प्रतीक प्रयोग है, वह देश के बुद्धिजीवी वर्ग से तात्पर्य रखता है। वह वास्तविक स्थिति के से अवगत है जब वह कहता है कि किसी की भी जीत नहीं हुई है, किसी की भी जीत नहीं हुई है, सेना विजयी नहीं है बल्कि हारी हुई सेना है। इन पंक्तियों में बूढ़ा मशक देश की जो भयावह स्थिति है उससे वह अवगत होते हुए सत्य की निकट है। सभी लोग तो धोखा में जी रहे हैं लेकिन मशक यथार्थ का जानकार है। इस देखिए मशक क्या है? मशक का मतलब होता है, ध्यान देना, जैसे दूध वाला हम सब लोग क्या कहते हैं, जो दूध बेचता है उसमें वाला प्रत्यय जोड़ कहते हैं, दूध वाला है। मशक का मतलब होता है भैया चमड़े का थैला बड़ा से, ठीक है ना, चमड़े का थैला। अब इसी में क्या हो गया भैया, इसी चमड़े के थैले में क्या कर रहा है, पानी खूब भर के और उसे रोड पे सिंचाई कर रहा है, रोड पे डाल रहा है, जिससे जो जो जनता और जो राजा वर्ग लोग आ रहे हैं डांस करते नृत्य करते हुए, ताकि धूल मिट्टी न उड़े, इसलिए इनका काम है सड़कों को सिंचाई करना। वही बता रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि जीत जो है क्या भाई यहाँ पर, हाँ यहाँ पे इसलिए वह कहता है जीतना जो है ना, जीत ना हार की, क्या हार नहीं शासक होगा, जीत ना शासक की, ना नागरिक की, ना सेना की हुई। ये सारी बातें झूठे प्रचार तंत्र का खेल है, प्रजा के साथ छल है, धोखा है, सबको धोखे में रखा जा रहा है, सत्य को छिपाया जा रहा है। और बूढ़ा मशक कार्य क्या होता है, सड़कों की क्या करता है, सिंचाई करता है, क्या सड़कों की सिंचाई करता है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया है 18 और 20 में, सड़कों की सिंचाई क्यों सींचा जा रहा है? तो बूढ़ा मशक जो है इसलिए सींच रहा है ताकि जो है क्या हो, कहीं धूल न उड़े, इसलिए सड़कों को सींच रहा है। जो गाजे बाजे के साथ सब लोग वापस आ रहे हैं, ठीक है ना। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? क्योंकि पंच परमेश्वर का अर्थ होता है, पंच परमेश्वर का रूप होता है। पंच क्या होता है? पंच मतलब होता है भाई पांच लोग का जो परमेश्वर का क्या होता है, रूप होता है। वसुधा पंच के पद पर विराजमान व्यक्ति अपने दायित्व निर्वाह के प्रति पूर्ण सचेष्ट एवं सतर्क रहता है। वह निष्पक्ष न्याय करता है,
उस पर संबंधित व्यक्तियों की पूर्ण आस्था रहती है तथा उसका निर्णय देव वाक्य होता है। कवि यह देखकर खिन्न है कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था में पंच परमेश्वर की सार्थकता विलुप्त हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले के टाइम में लोग, एक गांव कोई विवाद हो जाता था तो उसमें 5 लोग जाते थे, जिसकी तरफ 3 लोग बोल देते थे ना, उसी की जो है बात जो है सत्य मान ली जाती थी, उसी की तरफ निर्णय हो जाता था। और बाकी लोग जो है इनको दोनों लोग को आराम से मतलब मनाते थे। ऐसा नहीं कि इनको जो है कोई इनके साथ क्रूरता करते थे, इनको मना लेते थे, मान जाते थे, आपस में भाईचारा संबंध बना रहता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, जैसे कोई बात होती सीधे कोतवाली, थाना, चौकी, कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब आज के टाइम में सीन हो बन गया है। इसीलिए यहाँ पे ये चीजें समझाने के प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जैसे ये मैं आपसे बताऊं तो ये बता दिया, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन बता दिया, जैसे यहाँ पे साप्रसंग व्याख्या वाला प्रश्न है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है आप सभी से कि एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो, क्या हो, उसमें आग हो, और क्या हो, खुद ठंडा भी हो, अंदर से ठंडा भी हो। देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो है साप्रसंग व्याख्या का प्रश्न है, साप्रसंग व्याख्या का प्रश्न है। और ये आप सब लोग ध्यान से समझिएगा, साप्रसंग व्याख्या। और ये 4 प्रश्न आपको टोटल मिलेगा, जिसमें सिर्फ करना 2 प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न 4 नंबर का, 8 नंबर का साप्रसंग व्याख्या रहेगा। अब आपको यहाँ किस कलाकारी से आपको आंसर लिखना है कि एग्जामिनर 4 नंबर देने पे मजबूर हो जाए। एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे संकेत में इसमें 4 हेडिंग आपको ये लिखना है, इसको मैं पहले से बता दे रहा हूँ। चारों हेडिंग लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। संकेत में मैंने क्या लिख दिया, जैसे पहला शब्द लिखूंगा और दूसरा शब्द लिखूंगा, पहला शब्द और दूसरा शब्द। उसके बाद फिर आप सब लोग लास्ट शब्द लिखिए, क्या लास्ट शब्द लिखिए, ठंडा हो, ठीक है। अब संदर्भ क्या लिखोगे, किस चैप्टर का, ये किस चैप्टर का है, इसको आप समझिए पहले। अब आप सब लोग को इस चैप्टर को समझना होगा किस चैप्टर का है। अगर आप सबको पता चल जाए तो यहाँ पर आप सब लोग को जो है क्या लिखना है, संदर्भ के बारे में लिखना है कि जो है किस चैप्टर का है, किसके राइटर कौन है। प्रसंग क्या होता, आपको ये तो मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए कलाकार के लिए निहायत जरूरी है, मतलब यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कलाकार या लेखक गंभीर प्रवृत्ति का होना चाहिए। गंभीर प्रवृत्ति का आधार बताया जा रहा है। उसके बाद व्याख्या तो नीचे लिखा ही है। चलो एक और अलग बताता हूँ क्वेश्चन, एक और। जैसे हाँ अच्छा, संदर्भ बता दो ना कैसे लिखा जाएगा, चलो भी बता देता हूँ, संदर्भ भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे संकेत क्या लिखे, दीन डॉट 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 कहाई, एक दो शब्द लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ संदर्भ अगर आपको लिखना है कैसे लिखोगे, देखिए सब में वही रहेगा, प्रस्तुत पंक्ति सब में यही रहेगा, हमारी पाठ्य पुस्तक ये भी वही रहेगा, कि कोई पूछे यहां तक सब कॉमन रहेगा। पाठ्य पुस्तक, दिगंत भाग 2 ये भी कॉमन रहेगा, ये भी बात एक ही है। दिगंत भाग 2 यहां तक एक ही है। के दिगंत भाग 2 के किस अध्याय से लिया गया, के तुलसीदास के पद से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी है। प्रसंग क्या है भैया, दीन सब अंगहीन छीन मलिन, अगी अघाई नाम लय भर उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। तुलसीदास प्रभु श्री राम की कृपा के लिए माता सीता से संदेश दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ समझिएगा व्याख्या, यह पद्यांश विनय पत्रिका से लिया गया है। राम का नाम लेकर ही लोग भवसागर पार कर जाते हैं, तुलसीदास भी उनमें से एक हैं। तुलसीदास भक्ति करते हैं, वह सीता माता से निवेदन करते हैं कि अवसर पाकर उनका भी
नाम उनके सामने ले लें। तुलसी राम नाम लेकर ही अपना उदर भर रहा है, यानी पेट भर रहा है, राम कृपा से वह जी रहा है, प्रभु के दास हैं। तो कहने का मतलब इस तरीके के 4 हेडिंग लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे, इस बात को ध्यान देना। ऐसे आप सब लोग को अब याद रखना है। याद रखना क्या है, यहां मैं आपको बता दूं कि साप्रसंग व्याख्या, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जितने प्रश्न आपको मैं बता दिया, ये भी, इसके अलावा भी जितने आपके पास प्रश्न है, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से लिखो, खुद से अभ्यास करो और मेरे पास भेजना। खुद से अभ्यास करो और मेरे पास भेजना, याद रखना। दिनेश सर हिंदी PW आपको इंस्टा ID मिलेगी, उस पर भेज देना या कम्युनिटी कहीं भेज देना। मैं आप सबकी राइटिंग देखना चाहता हूं, मैं आप सबको और अच्छे से बताना चाहता हूं और डिटेल आप सभी को मैं इस बात को अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं कि पूरे के पूरे नंबर मैं चाहता हूं कि आपको 100 में 100 मिले। अब यहाँ बात आती है तो याद रखिएगा, 19 तारीख को बोले तो मंडे को मेरे प्यारे बच्चों 1000 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो मैं कराने वाला हूं। किस चैनल पे? PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पर। आप सब लोग ध्यान देना, इस बिहार बोर्ड परीक्षा का ये लास्ट लॉन्ग सेशन होगा, दमदार सेशन होगा। इसलिए चाहे वो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आर्ट, साइंस, कहीं का भी बच्चा हो, कॉमर्स का, हर किसी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये समझ लीजिए अंतिम आशीर्वाद होगा। तो आप सब लोग कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, और इस दिन आप सब लोग इंतजार हो कि नहीं, बस 1 दिन बाद 2 दिन बाद ये क्लास होने वाली है। तो आप सब लोग एकदम रेडी रहना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। क्लास शेड्यूल हो गई है, इसको अभी से जाके स्टेटस लगा लेना, ठीक है। मैं अपनी वाणी को माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप सबको अब प्रश्न और दिमाग में चलें, उसको खुद से बनाने का प्रयास करो, और ये प्रश्न जितने मैं दिया हूं इतना आप सब लोग अच्छे से रिवीजन करना, इतने से ही आप सबका काम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया था, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी।